अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। स्टूडेंट्स, हम लोग अब सेकेंड ईयर के जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज़ चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ये डिस्कस करेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस के चैप्टर्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, मगर अगर आप MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, दे हैव देयर इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द MCQs। किस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक MCQs में इंपॉर्टेंट है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको जब ये चैप्टर डिस्कस करूंगा तो आपको समझा दूंगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं चैप्टर 11 की, विच इज़ नेम्ड एज फ्रॉम योर सेकेंड ईयर, चैप्टर 11 इकोसिस्टम, ठीक है। चैप्टर 12 वुड बी सम मेजर इकोसिस्टम्स और चैप्टर 13 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो ये 3 चैप्टर्स हैं जो हम इंशाल्लाह इस सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। जब आप बात करते हैं इको सिस्टम की, so it can be defined as a system in which communities exchange materials with each other। यानी हम इसको डिफाइन करेंगे इकोसिस्टम को, तो हम कहेंगे इट इज अ सिस्टम इन विच कम्युनिटीज एक्सचेंज मटेरियल्स विद ईच अदर। अब ये कौन से मटेरियल्स हैं? जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। अब एक तो हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे होते हैं ना, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू अदर ऑफस्प्रिंग और ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम जेनेटिक मटेरियल, तो वो एक अलग चीज़ है। हम यहाँ क्या डिस्कस करें? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में कम्युनिटीज क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली हम कम्युनिटीज कंसीडर करेंगे। और पॉपुलेशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज को हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, अ सिस्टम इन विच कम्युनिटीज एक्सचेंज मटेरियल्स विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। कम्युनिटीज का आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और इसके अलावा अपने आसपास का जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, तो वो क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं रेस्पायरेशन में। एनिमल्स रेस्पायरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में एक इंटरेक्शन रिलेशन, कम्युनिटीज का आपस में एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम अपने आसपास के माहौल से, एनवायरनमेंट से पानी हासिल करते हैं या हमें सनलाइट मिल रही होती है या हमें कोई और चीज़ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, तो हमारा वेस्ट, हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट होता है या एनिमल्स की बॉडी का जो भी एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है वो उस एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एनवायरनमेंट से हासिल करना है। जैसे प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स को ज़मीन से नाइट्रोजनस जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जितना भी उसके लिए एज ए फर्टिलाइजर्स हैं वो उसको ज़मीन से मिलते हैं। तो एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है। Ecosystem is a system in which communities exchange materials with each other and with their non-living environment. And the study of ecosystem is known as ecology या उसको environmental biology कहते हैं। तो यहाँ हम 2 definitions को cover कर रहे हैं। एक तो हमें बताता है कि what is ecosystem, a system in which living organisms यानी communities exchange materials with each other and with their non-living environment, ठीक है। और जो दूसरी definition वो है study of the ecosystem। The ecosystem स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी या इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। ग्रीक लेटर इकोज, इकोज मतलब होम, ठीक है, और लोजी मतलब स्टडी। तो इकोलॉजी मीन्स लफ्जी मतलब हो गया द स्टडी ऑफ होम। तो जिस जगह आप लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, दैट एरिया वुड बी कंसिडर्ड एज द होम ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड हैबिटेट आएगा जो मैं आपको समझाऊंगा कि हैबिटेट और एक सर्टेन एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कम्युनिटीज एक्सचेंज मटेरियल्स विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, सो द सिस्टम वुड बी नोन एज इकोसिस्टम एंड द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी या उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। याद रखिएगा इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर 11 है, इसमें हम किसी एक इकोसिस्टम की डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ओवरऑल इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग मैमल्स की स्टडी करते हैं तो मैमल्स में हम किसी एक मैमल की बात नहीं कर रहे होते, हम ऑल ओवर द प्लैनेट, इस दुनिया में मौजूद हर मैमल की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। हाँ,
अगर हम उसमें फिर पाउच मैमल्स की बात करेंगे फिर हमारे लिए कैंगरू, कोआला बेयर पर्टिकुलरली। अगर हम उसमें प्लेसेंटल मैमल्स की बात करेंगे फिर ह्यूमन बीइंग और बाकी एनिमल्स की बात आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इकोसिस्टम जो है चैप्टर 12 में आप पढ़ेंगे सम मेजर इकोसिस्टम, जिसके अंदर आपके पास एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग होता है, टेरेस्ट्रियल अलग है। एक्वेटिक में फिर आप पढ़ेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन वाटर इकोसिस्टम, एस्टुएरियन इकोसिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फिर डेजर्ट है, फिर ग्रासलैंड है, फिर आपके पास सवाना है, टंड्रा है, फॉरेस्ट है। तो कहने का मतलब है इस वक्त आप जनरल इकोसिस्टम की डिस्कशन कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, इकोसिस्टम चाहे एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, दुनिया का कोई भी इकोसिस्टम हो, दो कंपोनेंट्स उसके लाजमी होते हैं। एक को हम कहते हैं बायोटिक और एक एबायोटिक, जो इसके अगली कंटिन्यूटी में हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है टू मेन कंपोनेंट्स, अभी इसकी डिटेल यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल अगले टॉपिक में। जैसे वी हैव टू मेन कंपोनेंट्स, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम इक्वेटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो, फ्रेश वाटर हो, मैरीन हो, ग्रासलैंड हो, सवाना हो, टंड्रा हो, डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, कोई सभी हो, कंपोनेंट्स उसके दो होने चाहिए। इकोसिस्टम इन दो कंपोनेंट्स के बिना अधूरा है, नहीं होता कंप्लीट। तो एक बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो आपको ये बात मालूम हो कि कोई भी इकोसिस्टम होगा कंपोनेंट्स कितने होते हैं? दो। ठीक है, उनकी फर्दर सब डिवीजन डिस्कस करेंगे। अब जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी इकोसिस्टम में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लाइक हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम्स, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स और ऑर्गेनेल्स से सेल बनते हैं। तो जो इंडिविजुअल लाइफ एग्जिस्ट करती है एट द लेवल ऑफ सेल एग्जिस्ट करेगा, सेल से फिर टिश्यूज और टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सिमिलरली इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर कोई पूछे, अब यहाँ पे आपका एक एमसीक्यूज कवर हो रहा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इकोसिस्टम, तो या तो पॉपुलेशन होगा या आप उसको इको पॉपुलेशन या स्पीशीज कंसिडर करेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम वुड बी पॉपुलेशन। ठीक है, और पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज या ग्रुप ऑफ इंटर ब्रीडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, हैविंग सिमिलर स्पीशीज एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो हम उन्हें पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट वुड बी पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, बट डिफरेंट पॉपुलेशंस विल कंबाइन टुगेदर। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिल जाएं तो उससे बनती है कम्युनिटी, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज या ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। किसी एक जगह मौजूद किसी एक खास किस्म के, लाइक सपोज एक जंगल में सिर्फ लायंस हैं, ठीक है, और उन लायंस की जितनी भी तादाद होगी वो सब पॉपुलेशन है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं और कम्युनिटीज बेसिकली ग्रुप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से, तो लायंस की बात करेंगे तो वो पॉपुलेशन है। लायंस अलोंग विद द ज़ेब्रा, द डियर्स, द वाइल्ड बीस्ट एंड ऑल द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, सब कुछ मिला के कम्युनिटीज होंगी। एंड देन कम्युनिटीज जो कि लिविंग और नॉन कम्युनिटीज जो कि लिविंग होती हैं, कम्युनिटीज अलोंग विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, फिर कम्युनिटीज और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को कलेक्टिवली हम इकोसिस्टम कंसिडर करेंगे। और इकोसिस्टम, छोटे छोटे इकोसिस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर मौजूद हैं तो उन्हें हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ फ्यू इकोसिस्टम्स। तो छोटे छोटे इकोसिस्टम मिलके किसी पर्टिकुलर एरिया को जो है वो डेवलप करते हैं, उन्हें बायोम्स कहते हैं। और फिर ये पूरे के पूरे सारे बायोम्स उस एरिया में पाए जाते हैं जिसे बायोस्फीयर कहते हैं, द एरिया इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो दोबारा देखिएगा, जैसे हम कहते हैं ना सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पॉपुलेशन या स्पीशीज कंसीडर होगा। पॉपुलेशंस में सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी स्पीशीज होती हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटीज बनती हैं। कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मिलके इकोसिस्टम बनता है। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम्स बनते हैं। और बायोम्स सारे के सारे वो पूरा एरिया जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, यानी जिंदगी का जहां तक वजूद है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना पाया जाता हो, तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। अब यहाँ एक एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज ये है कि व्हाट इज द
लिमिट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का लिमिट, उसका एरिया कितना है। ये भी एमसीक्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द बायोस्फीयर। सो लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, और अर्थ के ऊपर एक छोटा सा जो डॉट है ये आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज। अब जमीन के नीचे कितनी डेप्थ में, अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल इन द डेप्थ ऑफ अर्थ इट वुड बी 8 एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू 10 किलोमीटर। तो यानी ये वो एरिया कंसिडर किया जाएगा जिसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। ये वो एरिया क्या होगा, द एरिया is known as biosphere. So that would be almost 18 kilometer area. यानी from the top up to the bottom this is 18, 10 plus 8, 18 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो बायोस्फीयर है। और अगर कोई कहे above the surface of earth would be 10 किलोमीटर, below the surface of earth 8 किलोमीटर की डेप्थ तक ये एरिया जहां तक लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, कोई माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपको मिल सकता है, ठीक है, तो हम इसको बायोस्फीयर कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया, आपने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, इकोसिस्टम की डेफिनेशन। इकोसिस्टम की डेफिनेशन के अलावा आपने स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स के नाम पढ़े, अभी कंपोनेंट्स की डिटेल रहती है। इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सीक्वेंस आपको याद हो, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, फिर इकोसिस्टम, बायोम्स और बायोस्फीयर, ठीक, इनकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कम्युनिटीज विद नॉन लिविंग एनवायरमेंट, कलेक्शन ऑफ फ्यू इकोसिस्टम, द एरिया इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। और बायोस्फीयर की रेंज या बायोस्फीयर का एरिया, अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ 10, बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ 8 एंड टोटल बायोस्फीयर एरिया वुड बी 18 किलोमीटर, 18 to 20 किलोमीटर सरफेस एरिया कंसिडर होता है बायोस्फीयर का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। नाउ वी हैव टू डिस्कस विद द ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम कहें कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं, तो किसी भी इकोसिस्टम में एक इंटरेक्शन है जिसे कहते हैं ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ईटिंग खा रहे हैं एंड बीइंग ईटन खाए जाते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर एक इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम ईटिंग एंड बीइंग ईटन का कॉन्सेप्ट कंसिडर करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मैनी ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे वो एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, कोई सा भी हो, इस वक्त किसी खास इकोसिस्टम की बात नहीं कर रही, एक जनरल इकोसिस्टम का जिक्र हो रहा है। तो इकोसिस्टम में कितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, तो आपके सामने ट्रॉफिक लेवल्स हैं 1, 2, 3। अगर हमसे कोई कहे कितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं तो हम बताएंगे ट्रॉफिक लेवल जो है ना वो 5 हैं। नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, नंबर 2 प्राइमरी कंज्यूमर्स, 3 सेकेंडरी कंज्यूमर्स, 4 टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड फाइनली decomposers. So we have an MCQs, how many trophic levels of an ecosystem? So there are mainly of 5 trophic levels of ecosystem. अच्छा, अब सवाल ये कि अगर 5 levels of trophic levels हैं ecosystem के, ठीक है, तो अब जब trophic levels का जिक्र हो रहा है तो सबसे पहला trophic level प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स को इस्तेमाल करने वाले, कंज्यूम करने वाले, यानी प्रोड्यूसर्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी, इन सबको खाने वाले टर्शरी, और फिर इन ये सब मरने के बाद इनको डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर्स। तो अगर हमसे कोई पूछे कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं, तो प्रोड्यूसर्स में वी हैव क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एल्गा, वो तमाम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है, एंड दोज विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सब प्रोड्यूसर्स हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। तो क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एल्गा वगैरह प्रोड्यूसर्स हैं। इनको कंज्यूम करने वाले, इनको खाने वाले हर्बीवोर्स कहलाए जाएंगे। तो असल में प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले प्रोड्यूसर्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या है, हर्बीवोर्स हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट्स, एल्गा, प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स हैं। अच्छा, हर्बीवोर्स को खाने वाले ओनली, जो जिन्हें आप कहते हैं ना कि सिर्फ मीट खाने वाले, हर्बीवोर्स क्या है, वेजिटेरियंस हैं, सिर्फ लीव्स वगैरह, ग्रास वगैरह खाएंगे। अब हर्बीवोर्स को खाने वाले जो सिर्फ मीट को खाते हैं,
मीट खाते हैं तो हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या होंगे, सेकेंडरी। बट ऑल दोज जो मीट भी खा सकते हैं, खाते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो ईट प्लांट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो क्या है, ओमनीवोर्स। तो क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर की एग्जाम्पल, प्राइमरी कंज्यूमर की एग्जाम्पल हर्बीवोर्स, सेकेंडरी की एग्जाम्पल कार्निवोर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स में हम ओमनीवोर्स कंसिडर करेंगे, और फाइनली इन सब के मरने के बाद इनकी बॉडी को डिकम्पोज करके जो है वो जमीन का हिस्सा बना देना, दैट विल बी फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो मोस्टली जो किंगडम फंजाई था, हमने उसको किंगडम ऑफ डिकम्पोजर्स भी कहा, क्योंकि मोस्टली फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आपको यहाँ ट्रॉफिक लेवल्स की बात समझ में आ गई होगी कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं, और किसी भी इकोसिस्टम के 5 ट्रॉफिक लेवल हैं, और ये बेसिकली ट्रॉफिक लेवल्स का एक पैरामिड बन जाता है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, और ट्रॉफिक लेवल्स में, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ लायन, ठीक है, तो दैट वुड बी कार्निवोर्स, ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि ओमनीवोर्स का ट्रॉफिक लेवल क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है ओमनीवोर्स, उनका ह्यूमन बीइंग का ट्रॉफिक लेवल क्या है, 4 है, और ट्रॉफिक लेवल 4 में ह्यूमन बीइंग क्या है, टर्शरी कंज्यूमर है। बैक्टीरिया का ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर्स का ट्रॉफिक लेवल, प्लांट्स का ट्रॉफिक लेवल। तो अगर आपको मालूम है ना कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर्स है, कौन से ओमनीवोर्स है, कौन से कार्निवोर्स है, तो उन सबका एक ट्रॉफिक लेवल आपको आसानी से जो है ना वो मालूम हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट हैव अ लुक एट द एमसीक्यूज। अगर हमसे कोई एमसीक्यूज पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि यू हैव बीन गिवन दीज बॉक्सेस, और एक बॉक्स में लिखा है प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट्स का जिक्र हो रहा होगा। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं अगर वो गिवन है तो यू हैव टू फाइंड आउट 1 2 3 4 5 इनमें कंज्यूमर्स प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, या हम डिकम्पोजर्स अगर कहें तो वो कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स को खाने वाले 3 and 1, यानी प्रोड्यूसर्स को 3 यूटिलाइज कर रहे हैं और 1, तो प्रोड्यूसर को यूटिलाइज करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर 1 और 3 क्या होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हमारे लिए 1 and 3 जो है वो कंसिडर होंगे क्या, हर्बीवोर्स, ठीक है। 1 and 3 वुड बी कंसिडर एज हर्बीवोर्स, बिकॉज 1 और 3 डिपेंडेंट हैं किस पे, प्रोड्यूसर्स पे। अच्छा उसके बाद जब हम 1 और 3 को हर्बीवोर्स बोल रहे हैं तो 1 को खाने वाला, अच्छा अगर हर्बीवोर्स हैं तो 1 को कौन खा रहा है, 2, 1 को कौन खा रहा है, 2, ओके। अच्छा हर्बीवोर्स को कौन यूटिलाइज कर रहा है, कार्निवोर्स, और यहां पे भी हर्बीवोर्स को 2, तो हम कहेंगे 2 and 4 जो है वो क्या होंगे, कार्निवोर्स होंगे। देन 2 and 4 कार्निवोर्स। अच्छा 1 जो हर्बीवोर्स है इसको 5 खा रहा है, ठीक है, और यहां पर भी अगर हम कहेंगे ये हर्बीवोर्स है, इनको भी ये खा रहे हैं, बल्कि हम इसको कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं कि ये जरा थोड़ा सा इसको सवाल को चेंज कर देता हूं मैं। अब इसको चेंज यूं कर रहे थे क्योंकि अब हमारे पास वो तो एक ही एमसीक्यूज अगेन दोबारा से स्टार्ट हो जाता। 1 और 3 हर्बीवोर्स हो गए, ठीक है, 1 और 3 को खाने वाले 4 और 2 कार्निवोर्स हो गए, और यहाँ जो प्रोड्यूसर्स को भी यूज कर रहे हैं एज ए फूड, और इसके अलावा अगर आप देखें प्रोड्यूसर्स के अलावा ये जो हर्बीवोर्स हैं उनको भी अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो बेसिकली 5 जो है वो क्या होगा, 5 वुड बी ओमनीवोर्स। तो यहां अगर हम कहेंगे 5 ओमनीवोर्स एनिमल्स कंसीडर होंगे। फाइव ओमनीवोर्स कंसीडर होंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरह के आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, और फिर उसमें जो है ना एक टेबल फॉर्म पूरा गिवन होगा, उसको आपको करेक्ट ऑप्शन जो है ना फाइंड आउट करना होगा। होपफुल इस तरह के और भी एमसीक्यूज आगे आएंगे तो आपसे शेयर करता रहूंगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से वो मैं बता देता हूं।
हमें मालूम होना चाहिए, और जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा कि कोई भी इकोसिस्टम होगा अगर, तो उस इकोसिस्टम के मेन दो कंपोनेंट्स होंगे, जैसे लिखा हुआ है बायोटिक और एबायोटिक। तो हम यहाँ भी जब डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम और फिर इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स, दो, तो वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड द अदर वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। ये तो हो गया मेन। अब इकोसिस्टम कौन सा, कोई सा भी हो, टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग है, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनमें प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा ट्रॉफिक लेवल हमेशा लिविंग यानी बायोटिक कंपोनेंट्स के ही ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। तो अगर कोई पूछे बायोटिक कंपोनेंट्स कितने हैं, तीन है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डीकंपोजर्स। और फिर उनमें कंज्यूमर्स कितने होते हैं, तीन हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर फाइनली हमारे पास जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स। तो अगर हम ट्रॉफिक लेवल देख रहे थे तो हमारे पास पांच थे, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ये तीन कंज्यूमर्स की टाइप्स हैं। जब आप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज जैसे एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम इज, और ऑप्शन हम दे सकते हैं आपको, ऑप्शन ए रिवर, बी ओशियन, सी पॉन्ड एंड डी वुड बी, और अगर हम यहां पे एक ऑप्शन डी है दैट विल बी एक्वेरियम। ठीक है, यानी पानी और उसमें तैरने वाली कोई एक मछली वटेवर या दो हूं वटेवर। तो एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम इज रिवर, ओशन, पॉन्ड और एक्वेरियम। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में एक्वेरियम भी है सो इट वुड बी कंसिडर एज द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम की डेफिनेशन में क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दो कंपोनेंट। तो एक्वेरियम में अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक बाउल ही है और उसमें पानी है तो पानी एक नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया और उसमें तैरने वाली जो मछली है वो लिविंग है, तो दैट वुड बी कंसिडर ऑफ। अच्छा, एक्वेरियम से बड़ा पॉन्ड, पॉन्ड से बड़ा रिवर, रिवर से भी बड़ा ओशियन इकोसिस्टम होगा। तो साइज के लिहाज से आप उनको बताएंगे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा। तो ये आपका एक एमसीक्यूज यहाँ इस जगह कवर हो रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम इज एक्वेरियम। अगर हमें एक्वेरियम का ऑप्शन अगर ना होता तो फिर डेफिनेटली इन तीनों में पॉन्ड होता, उससे बड़ा रिवर और सबसे बड़ा ओशियन एक इकोसिस्टम कंसीडर होगा। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस विद द कंपोनेंट्स। तो यहाँ बायोटिक कंपोनेंट डिस्कस कर लिया। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर जो वेदर से रिलेटेड होंगे, और एक होगा सॉइल फैक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है सॉइल फैक्टर्स। तो किसी भी इकोसिस्टम में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो सॉइल फैक्टर्स हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो। ठीक है, उसकी मैं इंपॉर्टेंस अभी बताऊंगा, क्योंकि सॉइल जो है ना वो प्रोड्यूसर्स के लिए जरूरी है, और प्रोड्यूसर सबसे मेन पॉइंट है इकोसिस्टम का। इफ देयर आर नो प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स नहीं है, ना प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, ना सेकेंडरी होंगे, ना टर्शरी होंगे, ना डीकंपोजर्स होंगे, और इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब जब हम बात करते हैं, एक तो हमने डिस्कस किया स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब जब बात कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो क्लाइमेटिक और सॉइल फैक्टर्स हैं। अब जब सॉइल फैक्टर्स की आप डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ एक एमसीक्यूज है, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सॉइल की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो यहां आप लिख लें, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। तो आपका एमसीक्यूज कवर हो रहा है। आपने अपनी बॉटनी के जो प्रैक्टिकल्स हैं शायद उसमें भी ये पॉइंट पढ़ा होगा। तो द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, ये आपके एमसीक्यूज का एक पॉइंट कवर हो रहा है यहां से। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, फायर। तो आपको ये याद रखना है कि क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर और फायर।
अच्छा, एक सवाल ये है कि क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, उसकी ड्यूरेशन या इंटेंसिटी, आप बताएंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड द क्वालिटी ऑफ लाइट, द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और लाइट का डायरेक्ट इफेक्ट क्लाइमेटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर्स पे होता है, और प्रोड्यूसर्स किसी इकोसिस्टम की बेस है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर 5 मंजिला बिल्डिंग है ना, जैसे हम कहते हैं 5 ट्रॉफिक लेवल्स है, 5 मंजिला बिल्डिंग है और उसके सबसे नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपने तोड़ दिया, उसकी बुनियादें खोखली हो गई, तो वो जो ऊपर के फ्लोर हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बेस उसी पे कर रहे हैं। ऐसे ही क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जो लाइट है वो मेनली टारगेट करता है या उसका जो रोल है वो प्रोड्यूसर्स के साथ है, और प्रोड्यूसर से बाकी अटैच हैं। तो अगर लाइट की क्वालिटी, उसकी ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी ऑल्टर हो जाएगी, नॉर्मल लाइट नहीं होगी, उसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो जाएगी, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाए, जैसे क्लोरोफिल जल जाएगा, लीव्स मर जाएंगे, लीव्स की डेथ हो जाएगी, या प्लांट्स नहीं रहेगा, तो इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। प्लांट्स के लिए एक टेम्परेचर होता है जो हमने बताया था 25 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में प्लांट्स एक मॉडरेट टेम्परेचर जो है ना। वैसे तो इकोसिस्टम में 0 से लेके 50 तक एक टेम्परेचर है जिसमें हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्लांट्स के लिए वो 25 to 35 होगा। एयर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एज वेल एज CO2 कंसंट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट्स मेनली यूजफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। पानी की तो बेसिक इंपॉर्टेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अच्छा, फायर, अब एक MCQs है, फायर हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी और डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, तो ये पॉइंट भी यहां लिख लेते हैं। फायर हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो प्लांट्स के जब हम बात करते हैं फायर के हवाले से, तो फायर जो है, आग लगने से ज़मीन में जो भी प्लांट्स वगैरह या हर्बीवोर्स, मतलब जब हम हर्ब्स और श्रब्स या जितने भी वुडी प्लांट्स होंगे या बाकी जितने प्लांट्स होंगे, जब वो जल जाएंगे तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा, उससे ज़मीन और फर्टाइल हो जाएगी। तो फायर हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, आग लगने से ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, अब जब आप सॉइल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सॉइल की स्टडी होगी पेडोलॉजी। सॉइल फैक्टर्स 2 हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर तो 5 हो गए ना, लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, फायर। अब सॉइल फैक्टर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो है जिसको हम कहेंगे टोपोग्राफिक फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है? टोपोग्राफिक फैक्टर को लिखा गया है एक्सटर्नल सॉइल फैक्टर, ये भी समझाता हूं। और इसके अलावा एक फैक्टर है प्लांट्स का जिसे कहते हैं इडैफिक फैक्टर्स, इंटरनल सॉइल फैक्टर। तो आपको याद रखना है सॉइल फैक्टर्स 2 होते हैं, एक को टोपोग्राफिक कहते हैं, आम अल्फाज में उसे एक्सटर्नल सॉइल फैक्टर्स बोलेंगे, और एक इडैफिक फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप इंटरनल सॉइल फैक्टर्स कहेंगे। अब टोपोग्राफिक मतलब फिजिकली बाहर से, और इडैफिक मतलब अंदर से। लाइक अगर आप टमाटर लेने जाते हैं, लेट सपोज, तो टमाटर कैसे दिख रहे हैं? लाल हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, सड़े हुए तो नहीं है, वो टोपोग्राफिक है। अंदर से कहीं वो खराब तो नहीं हो गए, सड़ तो नहीं गए। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी सब्जी आप लेते हैं तो वो बाहर से बिल्कुल ठीक है, उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर सब ठीक है, मगर अंदर से उसको कीड़ा लगे हुए, खराब है, तो वो उसके इंटरनल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब जब आप सॉइल फैक्टर्स के टोपोग्राफिक फैक्टर्स को कवर करते हैं, उसमें आपको एल्टीट्यूड, उसमें आपका स्लोप और एक्सपोजर। तो आपको याद रखना है क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स के नाम एल्टीट्यूड, स्लोप और एक्सपोजर, और इडैफिक फैक्टर या इंटरनल सॉइल फैक्टर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल है। तो अब यहां तक चीजें आपको 1 by 1 अब मैं समझाऊंगा। सबसे पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सॉइल्स की टाइप क्या है, कितनी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। अब जब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है। अब 4 टाइप्स जो हैं सॉइल की, वो कौन कौन सी हैं? उसमें एक है सैंड, एक को कहते हैं सिल्ट, और एक है क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले की प्रॉपर्टीज आप अपने बॉटनी में, बॉटनी के प्रैक्टिकल्स में पढ़ चुके होंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। लेकिन अब मैंने 4 बोले तो गौर से सुनिएगा, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लोम। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल? 4, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लोम। अब आपसे
पहले तो टाइप्स ऑफ सॉइल का पूछा कि आपने कहा 4 हैं, उनके नाम सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लोम. विच ऑफ दीज इज द मोस्ट फेवरेबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मोस्ट फेवरेबल सॉइल फॉर प्लांट्स ग्रोथ इज. अभी आपके एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं जो मैं आपको पॉइंट्स में बता रहा हूं, ठीक है. सो द मोस्ट फेवरेबल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज लोम. लोम जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल सॉइल है. अब सवाल है लोम क्या है? बहुत ही आसान है. द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले इज नोन एज लोम. तो अगर हमसे कोई पूछे कि लोम क्या है, तो लोम इज इक्वल टू, लोम वुड बी इक्वल टू सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले. तो सैंड, सिल्ट और क्ले का कॉम्बिनेशन लोम कहलाया जाता है. एंड लोम इज द मोस्ट फेवरेबल सॉइल फॉर प्लांट्स ग्रोथ. ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है. बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब. अब जब आप टोपोग्राफिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो जो इकोसिस्टम है वो किस जगह है, एल्टीट्यूड क्या है उसका, यानी सी लेवल से कितना ऊपर है, उसका एल्टीट्यूड मैटर करता है. जितना भी इकोसिस्टम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे नॉर्दर्न एरियाज देखें आपने, तो वहां का इकोसिस्टम बड़ा ग्रीनरी है, बहुत बारिशें होती हैं, अक्सर बारिशें हद से ज्यादा हो जाती तो सैलाब भी आ जाता है. जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, क्लाउड्स कंडेंस हो जाते हैं और बारिशों का जो एक प्रोसेस है वो बढ़ जाता है. तो आप कह सकते हैं एज कंपेयर टू जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनके मुकाबले में अगर हम कहें तो वहाँ का जो एल्टीट्यूड है बढ़ने की वजह से वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा, तो वहाँ इकोसिस्टम ज़्यादा वेल डेवलप्ड. स्लोप, अब जो स्लोप है वो पहाड़ों की बात हो रही है. कुछ पहाड़ एनक्लाइन होते हैं, कुछ होते हैं क्लिफ. क्लिफ सीधी खड़ी चट्टानों को कहते हैं 90 डिग्रीज पे. अब जो भी चट्टान 90 डिग्री वर्टिकल होगी उसका स्लोप 90 डिग्री होगा, तो वहां पानी कभी रुकेगा ही नहीं. बारिशें होंगी, जैसे दीवारों पे पानी नहीं रुकता, तो बारिशें होंगी मगर वहां पानी के रुकने की ना रुकने की वजह से और पानी एब्जॉर्ब ना होने की वजह से वहां प्रोड्यूसर नहीं होंगे. तो स्लोप जितना इंक्लाइन होगा, जितना स्टीपर होगा, जितना यूं समझें कि कम डिग्री का होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होगा. तो एल्टीट्यूड जितना हाई होगा उतना इकोसिस्टम अच्छा होगा, जितना स्लोप कम होगा उसके लिहाज से भी जो है वो इकोसिस्टम अच्छा होगा. और फाइनली एक्सपोजर, जहां एक्सपोजर ऑफ सनलाइट नहीं होगा, यानी अगर हम केव की बात करें, गार जो बिल्कुल अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा है, तो वहां एक्सपोजर ऑफ सनलाइट नहीं है. जब एक्सपोजर ऑफ सनलाइट नहीं होगा किसी जगह तो वहां प्रोड्यूसर नहीं हो सकते. प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली क्या नहीं हो सकता, बाकी इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो सकता. तो एल्टीट्यूड, स्लोप और एक्सपोजर ट्रॉपिकल फैक्टर्स कहलाए जाएंगे. सॉरी, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक या एक्सटर्नल सॉइल फैक्टर्स कहलाए जाएंगे. अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि इकोसिस्टम में उसके बायोटिक कंपोनेंट्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी ठीक हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके एडाफिक फैक्टर्स में इशू है. एडाफिक फैक्टर्स, इंटरनल सॉइल फैक्टर जो है वो नॉर्मल नहीं है, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना किसकी, सॉइल की, वो सूटेबल नहीं है. तो समझें इकोसिस्टम फिर भी काम नहीं करेगा, इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल टेक्सचर है, जमीन नरम है, जमीन ऐसी है जिसमें आप समझ लें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल टेक्सचर हो गया, और केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की फर्टिलिटी हो गई. यानी उस जमीन के अंदर मौजूद केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब अवेलेबल है. अगर आपने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉइल टेक्सचर बड़ा हार्ड है ना, यानी आप लेट सपोज आपने जमीन में एक बीज दबा दिया और आपने उसके ऊपर जो है ना सीमेंट लगा दिया और आपने कहा काम पक्का कर दिया हमने, यानी कोई बीज निकाल के लेके ना जाए. तो भाई अब आपने जो काम पक्का कर दिया, समझे वो हमेशा के लिए काम खराब हो गया, क्योंकि आपने उस जगह सीमेंट लगा दिया है, तो वो तो आपने उस जमीन को इतना हार्ड कर दिया बीज निकल ही नहीं पाएगा.
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है वो जमीन जो सख्त होगी, चट्टान होगी, पथरीली होगी, वहां बीज या जो सीड्स हैं वो ग्रोथ जर्मिनेट नहीं कर सकते और वहां से प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेंगे और फिर उसके बाद इकोसिस्टम डेवलप। एक बात तो कंफर्म है ना, याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर जहां होंगे वहां कंज्यूमर्स आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास जो है वो आपने कोई एक मार्ट खोला हुआ है या शॉप खोली हुई है और आपके पास कुछ भी नहीं, खाली दुकान है, तो आपके पास कोई आएगा नहीं ग्राहक, क्योंकि आपके पास कुछ प्रोडक्ट है नहीं, तो कोई खरीदने ही आएगा ना। लेकिन आपके पास कुछ है नहीं तो कोई क्यों आएगा, रीजन है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल टेक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मोस्ट सुटेबल सॉइल लोम है। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। टाइप्स ऑफ सॉइल मैंने 4 बता दी। और केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जो आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम की प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ प्रोड्यूसर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और फिर प्रोड्यूसर के ना होने की वजह से बाकी इकोसिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाता। तो होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि सॉइल फैक्टर्स में टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या हैं और इराफिक। अच्छा, एक चीज़ और, आपने खेती बाड़ी नहीं की, आप किसान नहीं है, मगर अगर आपको हम पूछें कि किसान क्या करता है, तो बेसिकली किसान करता ये है कि वो ज़मीन को काश्त के काबिल बनाता है, यानी टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर कल्टीवेशन, यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर कल्टीवेशन। सो हम अगर बात करें कि ज़मीन को काश्त के काबिल बनाना, इसके लिए हम कहेंगे टू प्रिपेयर सॉइल फॉर कल्टीवेशन। तो अब सवाल यह है कि ज़मीन को काश्त के काबिल बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किसान क्या करता है? किसान सबसे पहले हल चलाएगा। तो आपको ना 2 स्टेप याद रखने। पहला स्टेप टू प्रिपेयर सॉइल फॉर कल्टीवेशन, आप ज़मीन को काश्त के काबिल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप हल चलाना होगा। हल चला के उस सख्त ज़मीन को नरम करना पड़ता है और फिर उसमें खाद ऐड कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ जो पहला स्टेप है ना, जिसको हम कह रहे हैं हल चलाना, बेसिकली वैसे तो हम प्लोइंग कहते हैं उसको ना इंग्लिश में, लेकिन अगर हम यहाँ कहेंगे टू प्रिपेयर सॉइल फॉर कल्टीवेशन, सो पहला स्टेप क्या होगा? दैट वुड बी वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होगा कन्वर्जन ऑफ हार्ड एंड लार्ज क्लम्प्स ऑफ सॉइल इनटू वेरी स्मॉल एंड सॉफ्ट सॉइल। सख्त और बड़े बड़े चट्टान जैसी जमीन को छोटे छोटे नरम और सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट कर देना, जिसको प्लोइंग कहते हैं, हम यहां उसको वेदरिंग कहेंगे। सो टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर कल्टीवेशन नीड्स 2 स्टेप्स। द फर्स्ट इज वेदरिंग। वेदरिंग इज द कन्वर्जन ऑफ अ large soil particles or large soil clumps into smaller and soft soil. And number 2, उसके बाद आप डायरेक्टली बीज नहीं डालेंगे, आप उसको खाद देंगे ताकि जमीन फर्टाइल हो जाए। सो सेकेंड वुड बी pedogenesis. So pedogenesis would be the addition of the fertilizers to prepare the soil for finally seed germination. तो पहला वेदरिंग करेंगे, दूसरा पीडोजेनेसिस कहलाया जाएगा। नहीं, पीडोजेनेसिस इज एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद डालने को पीडोजेनेसिस कहेंगे और वेदरिंग को हम लोग हल चलाना बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा कि सॉइल को कल्टीवेशन के लिए तैयार करने में 2 स्टेप्स हैं, वेदरिंग और पीडोजेनेसिस। पहले वेदरिंग होगा फिर पीडोजेनेसिस होगा। सो होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको जो है ना वो इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोस्फीयर की जो रेंज है वो, ट्रॉफिक लेवल्स क्या है वो डिस्कस कर लिया हमने। ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड वी हैव डन विद द एमसीक्यूज, ग्राफिकल और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स और इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। देन वी हैव डिस्कस सम एमसीक्यूज एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो इट इज it's not the end of this chapter, ये chapter भी remaining है। So in this audio video lecture we have done about these topics. Hopefully आपको समझ में आ चुके होंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारा पूरा syllabus wind up होगा then we have to go through the chapter wise MCQs और uncommon topic जैसे हम पहले डिस्कस करते रहे वैसे ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।